आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर शाद खानम आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे भू राजस्व संहिता की धारा 57 के विषय पर, जिसमें ये कहा गया है कि समस्त भूमियों पर राज्य का स्वामित्व है। जितनी भी भूमियां हैं, चाहे वो पानी वाली हो, तालाब हो, नहरें हों, जंगल हों या फिर रुका हुआ पानी, बहता हुआ पानी, जो भी भूमियां हैं वो सारी राज्य सरकार की है, उस पर स्वामित्व राज्य सरकार का है। इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 भूमि तथा भू राजस्व से संबंधित ये है और इसकी धारा 57 की डेफिनेशन में क्या बताया गया है हम उसको समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता धारा 57 समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व। इसकी उपधारा 1 ये कहती है कि समस्त भूमियां राज्य सरकार की हैं और एतद द्वारा वह घोषित किया जाता है कि समस्त ऐसी भूमियां जिनके अंतर्गत रुका हुआ तथा बहता हुआ पानी, एक ऐसी जगह जहां पर कि हमने पानी को रोक के रखा है, जिसको हम तालाब कह सकते हैं, और बहता हुआ पानी जो कि नदी हमारी हो सकती है, खाने, खदानें, खनिज तथा वन, चाहे वो आरक्षित हो चाहे वो आरक्षित ना हो, तथा किसी भूमि की अधोमृदा में के समस्त अधिकार जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। राज्य सरकार की संपत्ति है। तो राज्य सरकार की संपत्ति कौन कौन सी है? जितने भी खनिज हैं, जितने भी वन हैं, जितने भी भूमियां हैं, चाहे रुके हुए पानी वाली हो यानी कि तालाब हो, नदियां हो, कोई भी ऐसी खाने हैं, खदानें हैं, चाहे वो आरक्षित की गई हो या आरक्षित ना की गई हो, ये सब राज्य सरकार की भूमि है, राज्य सरकार की संपत्ति है, राज्य सरकार का इस पर स्वामित्व है। इसका एक परंतु भी दिया गया है, परंतु इस कोर्ट में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यानी जो दे रखे हैं जितने भी भूमियाँ, इसके अलावा इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति के किसी ऐसे संपत्ति में के किसी ऐसे अधिकारों पर, यानी जो इसके अंतर्गत दे रखा है, जैसा वन दे रखे, खनिज दे रखा है, नदी, तालाब, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, तो उन्होंने बोला कि इससे अन्यथा अगर इसके अलावा कोई भी ऐसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी संपत्ति है या ऐसी संपत्तियों पे कोई अधिकार है जो कि इस कोर्ट के प्रवृत्त होने के समय अस्तित्व में रहे हों, तो प्रभाव डालने वाले नहीं समझी जाएंगी। यानी ये परंतु क्या कह रहा है कि अगर ये जब अधिनियम बना है, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय, इस अधिनियम के लागू होने के समय में अगर किसी के व्यक्ति के पास कोई भूमि है, संपत्ति है, कोई वन है, जंगल है, खनिज है या फिर तालाब है, तो वो फिर क्या होगा, वो राज्य की संपत्ति नहीं कहलाएगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद की संपत्तियां पर राज्य का स्वामित्व होगा। अब उपधारा 2 देख लेते हैं। जहां राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के बीच उपधारा 1 के अधीन के किसी अधिकार के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हो, अगर राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच इन संपत्तियों के लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, जहां ऐसा विवाद उपखंड अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाएगा, तो ऐसे विवाद का निपटारा कौन करेगा? ऐसे विवाद का निपटारा उपखंड अधिकारी करेगा। उपधारा 3 क्या कह रही है? कोई भी व्यक्ति जो उपधारा 2 के अधीन पारित किए गए किसी आदेश से व्यथित हो, यानी जो ऑर्डर पारित किया हुआ है कि समस्त भूमियां जो हैं वो राज्य से, किसी से कहा कि भाई आपका तालाब जो है वो राज्य सरकार का स्वामित्व का है, और व्यक्ति जो है वो उससे पीड़ित है, तो वो उस आदेश का विरोध करना चाहता है, तो वो आदेश की विधि मान्यता का विरोध करने के लिए ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि के भीतर सिविल वाद दायर कर सकता है। तो उपधारा 3 में समय सीमा बता दी गई है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो इस आदेश का के विरोध में कुछ कार्रवाई करना चाहता है, विरोध करना चाहता है, केस लगाना चाहता है, तो उसके पास कितना समय है? 1 वर्ष के अंदर अंदर वो लगा सकता है। उपधारा 3 का देख लेते हैं।
सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सिविल न्यायालय, कोई भी सिविल न्यायालय 24 अक्टूबर 1983 को या उसके पश्चात उपधारा 3 के अधीन संशोधित किए गए किसी सिविल वाद में अस्थायी व्यादेश द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे धारा 250 के अधीन कब्जा वापस दिला दिया जाता है, बाधा नहीं पहुंचाएगा। यानी कि अगर कोई स्टे लेके आ गया है तो फिर उस व्यक्ति को कोई बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी यदि वह व्यक्ति व्यथित पक्षकार के पक्ष में, यानी जो पीड़ित पक्षकार है उसके पक्ष में सिविल न्यायालय द्वारा डिग्री दे दी जाती है, तो उस दशा में किसी हानि के लिए व्यथित पक्षकार की प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई विश्वसनीय प्रतिभूति दे देता है। परंतु इसका एक और है, किसी ऐसी जनजाति के लिए जिस धारा 165 की उपधारा 6 के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया है, किसी सदस्य द्वारा कोई प्रतिभूति दी जाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। तो ये जो थे इसकी उपधाराएं थी। अब खा इसमें क्या कह रहा है, जहां किसी सिविल न्यायालय को अस्थायी व्यादेश के आदेश द्वारा, अगर कोई न्यायालय है, सिविल न्यायालय है, उसने कोई अस्थायी निषेधाज्ञा स्टे ऑर्डर दे दिया हो, तो उस कंडीशन में उसने क्या बोला है कि किसी व्यक्ति को 24 अक्टूबर 1983 को या उसके पश्चात किंतु राजस्व विभाग की अधिसूचना जो भी क्रमांक की हैं उसके प्रकाशन के पहले अगर कोई बाधा पहुंचाई हो, वहां ऐसा आदेश ऐसे प्रकाशन हो जाने पर उपशमित हो जाएगा और तहसीलदार उस व्यक्ति को कब्जा वापस दिला देगा जिसे ऐसे आदेश द्वारा बाधा पहुंचाई गई थी। अब उपधारा 4 क्या कह रही है, जहां किसी आदेश के विरुद्ध उपधारा 3 के अधीन कोई सिविल वाद संशोधित कर दिया गया हो, वहां ऐसा आदेश अपीलनीय या पुनरीक्षणीय नहीं होगा। अगर आदेश के विरुद्ध उपधारा 1 के अंतर्गत कोई आदेश पारित हो गया, सिविल वाद संशोधित कर दिया हो, सिविल वाद लगा दिया हो, सिविल वाद ने कोई आदेश दे दिया, तो फिर हम उस सिविल न्यायालय के आदेश की ना तो अपील कर सकते हैं और ना ही उसको पुनरीक्षण करवा सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।